हेलो ऑल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का अगला पार्ट। करेक्ट। सो ये वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सन जेवियर्स कॉलेज दुमका झारखंड से, है ना। अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन चल रही है ग्रेजुएशन के लिए। आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन, चांसलर पोर्टल में जाएंगे और चांसलर पोर्टल में जा करके आप केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे। करेक्ट। सो आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। करेक्ट। ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में क्या है, आप हाइड्रोकार्बन्स है ना, जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जो है आप हेलो एरीन्स बना सकते हैं। जैसे X2 यहाँ पर क्या है आपका Cl2 या Br2, ये दोनों हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिया है टॉल्यूइन। करेक्ट। टॉल्यूइन में जब आप X2 सपोज Cl2 लिया आपने, Cl2, और अगर आप आयरन, नॉर्मल आयरन लिया, आयरन मेटल और डार्क डार्क रिएक्शन है, सो ये आपका क्या होगा, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन बनाएगा। करेक्ट। सो ये ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूशन बनाएगा। और इस जगह में आप आयरन मेटल के अलावा आप इसमें जो है फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हैं, जो कि आयरन ट्रिपल ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहता है उसमें, वो भी आप ले सकते हैं, जिसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। करेक्ट। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में भी इस तरह का रिएक्शन को आप आगे कैरी आउट कर सकते हैं। तो आपको 2 तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ऑर्थो और एक पैरा। करेक्ट। ठीक है। रिएक्शन विथ, अब यहाँ पर आपने Cl2 और Br2 के साथ ये रिएक्शन कराया है ना। अगर आप रिएक्शन इसको I2 के साथ कराएंगे, रिएक्शन प्रोसीड होगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ HI, इस दोनों के साथ में क्या बन रहा था, अगर यहाँ क्लोरीन है तो HCl बनेगा, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो HBr बनेगा। करेक्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये HI बनेगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू आयोडीन। सो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, ये इसको रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। रिवर्स कर देगा तो वापस से आपका ये बन जाएगा और I2 बन जाएगा, है ना। तो मतलब जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। करेक्ट। सो अगर आपको फिर भी I2 का रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन कंडीशन में चाहिए, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इस रिएक्शन को में नाइट्रिक एसिड या फिर आपको HiO4 डालना पड़ेगा, है ना, इस रिएक्शन को आपको आयोडीन के साथ करने के लिए। करेक्ट। यहाँ X के बदले में अगर आपको आयोडीन चाहिए तो आप इस रिएक्शन में थोड़ा सा जो है HNO3 या HiO4 डालना ही पड़ेगा। ये सब क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, जो कि इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम एमीन्स, है ना। इसको हम लोग वेल नोन नेम रिएक्शन है ये, सेनमेयर्स रिएक्शन, है ना। तो सेनमेयर रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन को आप लेते हैं, प्राइमरी एमीन, है ना। सो इसमें जो है क्या होता है, ये आपका NaNO2 के साथ, है ना, NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोजन हैलाइड। करेक्ट। तो ये दोनों जब रिएक्ट करता है, सबसे पहले तो ये दोनों को आपको बना लेना पड़ता है स्टेप, जब इसको आप स्टेप बाय स्टेप या लैब में बनाएंगे तो आप देखेंगे ये NaNO2 को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका HNO2, है ना, और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। तो HNO2 इसमें रिएक्ट करता है। करेक्ट। सो ये आपका 0 डिग्री से लेकर के 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये इस तरह का रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। करेक्ट। तो इसमें आपका क्या बन गया, इस तरह के रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड बना। ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है। ठीक है। फर्दर क्या होता है इसमें, आपको जब आप क्यूप्रस हैलाइड, है ना, क्यूप्रस हैलाइड डालेंगे आप, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हेराइल हैलाइड बन जाएगा। करेक्ट। जो यहाँ पर एमिनो ग्रुप था वो हट करके यहाँ पर हैलाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। करेक्ट। और N2 यहाँ नाइट्रोजन एज ए गैस स्किप कर जाएगा। करेक्ट। सो इस तरह के रिएक्शन में सबसे अच्छा क्या है, आपको प्रोडक्ट यही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो बाई प्रोडक्ट है ये गैसेस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, स्किप कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में स्किप कर जाता है। तो उस तरह के रिएक्शन को इंडस्ट्रियल स्केल में भी हो या लैब में भी हो, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। करेक्ट। क्योंकि आपको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक है। करेक्ट।
और ये जो सेकंड स्टेप है, ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ता अगर आप ये रिएक्शन में आयोडीन के साथ कराना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पर आयोडोबेंजीन चाहिए, अगर यहाँ पर आयोडीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है इस रिएक्शन जो डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको जो है, ये अगर X यहाँ पर क्लोरीन है तो इसको डायज़ोनियम क्लोराइड कहेंगे, है ना। सो इस तरह के रिएक्शन में जब आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और उसको सिंपली शेक कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, एराइल आयोडाइड बन जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले जो है रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स का देखेंगे, फिर हैलो एरीन्स देखेंगे, करेक्ट। तो हैलो एल्केन्स में क्या है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और रिएक्शंस विथ मेटल्स होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है जिसके पास और जिसका अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, जो नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे OH माइनस, Cl माइनस, करेक्ट। और ये क्या कर रहा है, आपके उस मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंस है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, तो मिथाइल ब्रोमाइड में आपका ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ऑलरेडी जो प्रेजेंस है उस ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है यहाँ OH माइनस से। तो इस तरह का रिएक्शन जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को, है ना। सेम न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं करेगा सेम न्यूक्लियोफाइल को, या क्या करता है, जो हायर प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल है वो लोअर प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप जैसे OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और ये क्या करता है, वैसे जगह अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, करेक्ट। तो ये अटैक करेगा कार्बन पे, और फिर जो कार्बन में ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है उसको वो वहाँ से हटा देगा, करेक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे, इस जो ये कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड बना है, कार्बन C और X का बॉन्ड है, इसमें आप देखेंगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ये कहाँ से आता है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिफरेंस आता है ना, क्योंकि हैलाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव फील करेगा, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आकर के कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ये यहाँ अटैक करेगा, ये हैलाइड बाहर निकल जाएगा, है ना, यहाँ बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो गया, करेक्ट। तो आप जनरली देखेंगे इतने तरह के रिएक्शन है जिसमें आप ये रिएजेंट है ना, रिएजेंट है, ये रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो किस तरह दिखता है, जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, तो जब इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कराना है, मतलब इस प्लेस में रखना है, तो ये OH माइनस, है ना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहेगा, और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट RNU, तो ये R एल्काइल ग्रुप है और NU जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बनेगा क्या, ROH, है ना। तो अगर आपका पहले से यहाँ पर X था, ये X हट करके यहाँ पर OH आ गया, तो इस तरह की चीज़ को हम अल्कोहल कहेंगे, करेक्ट। वाटर के साथ भी वही है, वाटर में आपका H2O आ रहा है, तो यहाँ लोन पेयर जो है, ये इस तरह को हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। यहाँ पर क्या है, जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अटैक करता है यहाँ पर कार्बन पे, करेक्ट। और ये भी ROH और अल्कोहल ही बनता है ना। हर जगह में आप वही देखेंगे, जैसे NaOR है तो सोडियम प्लस OR, O में माइनस है, तो ये RO माइनस यहाँ पर आकर के आपका एल्काइल ग्रुप में इस कार्बन में अटैक किया तो ROR, है ना, ईथर बना। इसी तरह से सारे रिएक्शन चलते जाएगा। यहाँ पर मैं दो चीज़ों पे आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सब यूनिडायरेक्शनल आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही लगेगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं लगेगा, लेकिन वैसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे, है ना। जैसा कि ये पोटेशियम साइनाइड जो है, इसमें जो ये साइनो ग्रुप है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन पे इसमें लोन पेयर है, करेक्ट। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो यहाँ से कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे। अगर ये कार्बन अटैक किया इस कार्बन पे तो क्या बन रहा है यहाँ पर, RCN, मतलब नाइट्राइल या साइनाइड बनेगा, करेक्ट। अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये अगर अटैक किया इस कार्बन पे तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, करेक्ट, या आइसोनाइट्राइल आप कह सकते हैं। तो RNC मतलब कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ेगा और कार्बन बाद में रहेगा, है ना, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए KCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्राइल बन रहा है,
वही AgCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ सिल्वर और कार्बन में जो है ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक कैरेक्टर आ जाता है ना, फेजांस रूल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा ऑर्गेनिक कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये अटैक कर रहा है कार्बन पे, करेक्ट। और फिर बाद में सिल्वर हट जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन साइड में है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग आइसोसाइनाइड कहेंगे, करेक्ट। तो जो नाइट्राइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फी एम्फोटेरिक बोल सकते हैं या फिर एम्पीडेंटेड बोल सकते हैं, है ना। सो ये मतलब दोनों तरफ से ये रिएक्ट करेगा, है ना, करेक्ट। अब जो है नाइट्रो के साथ भी वही होता है ना, नाइट्रो में भी देखेंगे, नाइट्रोजन में भी आपका लोन पेयर है जो कि नेगेटिव का काम करेगा, और जो ऑक्सीजन है उसमें भी नो लोन पेयर है जो कि नेगेटिव का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर भी आपका या तो ऑक्सीजन जाके ऐड हो सकता है इस कार्बन के साथ, या फिर ये नाइट्रोजन जाकर के ऐड हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ऐड हुआ है तो इसको एल्काइल नाइट्राइड कहेंगे, और अगर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हुआ है तो इसको नाइट्रो एल्केन कहेंगे, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, करेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, करेक्ट। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर को हम लोग SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। सो इस SN2 रिएक्शन में क्या है ना, ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बाइमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ा हुआ है इसके इंटरमीडिएट स्टेप में, करेक्ट। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब ये दोनों ही सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, इसका जो रिएक्शन है ये दोनों ही सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, इसलिए SN2 रिएक्शन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे, है ना। एज बोथ द लिविंग एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर इन सेंटर कार्बन फॉर्मिंग पेंटावैलेंसी, है ना। कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी बनाता है लेकिन यहाँ पेंटावैलेंसी बना रहा है, इसीलिए ये स्टेबल नहीं है, करेक्ट। ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये मैकेनिज्म है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है, करेक्ट। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और यहाँ इस कार्बन में और इस क्लोरीन में जो है यहाँ डेल्टा पॉजिटिव यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। ये OH ये माइनस जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, जैसे ही अटैक किया ये पेंटावैलेंसी बन गया, करेक्ट। जो ये सेंट्रल कार्बन पे इसमें देखिए 1 2 3 4 5, सो 5 बॉन्ड बना हुआ है इसलिए ये पेंटावैलेंसी है। अब क्या होगा, एक को जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन निकल गया, OH रह गया, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, पहले ये इस साइड में था, है ना, राइट हैंड साइड में था, अब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्फिग्रेशन जो है इन्वर्ट कर जा रहा है ना, मतलब जो इसका कन्फिग्रेशन है, स्पेशल अरेंजमेंट है कि किधर रहना है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका ये रिवर्ट कर जा रहा है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं है। अगर R से स्टार्ट किए हैं तो आपको S में प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अगर S से स्टार्ट किए हैं तो आपको प्रोडक्ट R में मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है स्टिक बॉल मॉडल में, ये OH है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, करेक्ट। ये कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये OH आ रहा है, इस यहाँ अटैक करेगा और ये जाएगा, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट स्टेप बना है ना, जो कि अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करेक्ट। तो ये अटैक किया इसमें, जैसे ही अटैक किया ये बाहर निकल गया, करेक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपने देखा क्या, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। आर से शुरू किए तो एस में प्रोडक्ट बना, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, प्रोडक्ट में आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया, करेक्ट। उसी तरह से इसका रिएक्टिविटी क्या है, ये किस तरह के हैलाइड के साथ ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छा जाता है, प्राइमरी हैलाइड, है ना। जहाँ प्राइमरी हैलाइड रहेगा वहाँ ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छा जाएगा, देन सेकेंडरी हैलाइड से, देन टर्शियरी हैलाइड से, करेक्ट। क्योंकि यहाँ तीनों हाइड्रोजन है इसलिए क्या होता है, ये इसीलिए यहाँ अटैक कर पा रहा है ना। मान लेते हैं कि यहाँ बल्कियर ग्रुप रहेगा, मान लेते हैं CH3 रहेगा, तो ये ज़्यादा जगह छकेगा, ये OH यहाँ एंटर नहीं कर पाएगा, करेक्ट। उसी तरह से मान लेते हैं तीनों हाइड्रोजन के बदले में अगर यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 रहा, तो ये OH अटैक ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो उस जगह में क्या होगा, यहाँ SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल है, इसको फ्री स्पेस मिल गया यहाँ पे, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है, तीनों छोटा छोटा
एटम है तो साइज भी कम होगा, इसलिए ये आराम से यहाँ जाके अटैक किया और ये आपका हैलाइड को रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी है। तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, ये इजीली रिएक्ट कर रहा है। वही चीज अगर हम आपके सेकेंडरी में जाएंगे, सेकेंडरी में क्या होता है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर, करेक्ट। और आपका यहाँ पर ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी में क्या होता है, यहाँ पर इस कार्बन पे अगर एक और कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ होगा तब ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, करेक्ट। और एक और जुड़ा हुआ रहेगा तो टर्शरी हो जाएगा, करेक्ट। तो एक जुड़ा हुआ है तो यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपका जो है एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसको स्पेस है तो ये न्यूक्लियोफाइल आराम से यहाँ अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, है ना। तो ये रिएक्शन जाएगा। अब इस तरह के केस में देखिए, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। थोड़ा सा स्पेस है लेकिन डिफिकल्टी होगा इसको जाने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड ये करेगा लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी होगा, मतलब रिएक्शन जो है स्लो होगा, है ना। रिएक्शन स्लो जाएगा, बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, प्रोडक्ट का यील्ड बहुत कम होगा। इस रिएक्शन में जो टर्शरी है तीनों CH3 है, यहाँ पर कोई स्पेसीज को नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह का रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, है ना। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो रिएक्शन देता ही नहीं है जनरली इस तरह के रिएक्शन को। SN2 है ना, वो आपका SN1 में चला जाता है, वो आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, करेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, है ना, SN1 देखेंगे, है ना। सो इसमें क्या है आपका, ये आपका कैसे कैरिड आउट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है आपका, जैसे आपको कोई भी रिएक्शन कराने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट को और रिएजेंट को दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, एक जगह देना, है ना, जहाँ पर वो दोनों आसानी से कोलाइड कर सके, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए कोलिशन होना बहुत जरूरी है। तो आराम से वो कोलाइड कर सके और रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, है ना। तो कोलाइड करेगा तभी रिएक्शन होगा, तो आपको कोई ना कोई सॉल्वेंट लेना होगा, करेक्ट। तो जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर आपका SN1 रिएक्शन जाता है, क्यों, जैसे आपका वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जाता है ना, ठीक है। सो क्यों, ये बताते हैं नेक्स्ट कमिंग पॉइंट्स में, है ना। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है ना, दो स्टेप में ये प्रोडक्ट बनाता है। पहला स्टेप में क्या करता है, ये पहला स्टेप में ये जैसे आपका देखिए यहाँ तीनों CH3 है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये बल्कियर ग्रुप है। तो यहाँ पर SN1 बिल्कुल, SN2 बिल्कुल नहीं हो सकता है, मतलब कि बैक साइड से अटैक हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। तो स्टेप 1 में क्या होगा आपका, पहले ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ये ब्रोमीन को निकलने के लिए हेल्प कौन कर रहा है आपका, यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है आपका, ये सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया है, जैसे वाटर है तो वाटर में OH माइनस H प्लस है, तो H प्लस क्या करेगा, इस Br माइनस को अपने साथ ले लेगा और HBr बना देगा। तो यहाँ ये प्रोटिक सॉल्वेंट का खेल है कि ये इस ब्रोमीन को लेकर के स्टेबलाइज कर देगा और तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ जल्दी से ये प्लस बन जाता है। तो यहाँ इस रिएक्शन स्टेप 1 को कैरी करने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है आपका, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि आपका इस ब्रोमीन को लेके चला जाता है यहाँ से, जिसके कारण यहाँ पे ये प्लस बन जाता है, करेक्ट। अब ये प्लस क्या है आपका, ये कार्बोकैटायन हुआ, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, करेक्ट। तो ये प्रोसेस बनने के लिए ये स्लो है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ जा रहा है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है ना, SN1। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था आपका, SN2 में दो मॉलिक्यूल साथ में ही है ना, एक आ रहा था बैक साइड से और एक जा रहा था, है ना। तो वहां पर दोनों ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा था, जिसके कारण वो बाइमोलिकुलर था SN2, है ना। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में आपका लिविंग क्या कहते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है ये आता है। अब ये आसानी से इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और आपका ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ये स्टेप बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी कार्बोकेटाइन आपके पास है। तो ये जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्टली अटैक करेगा और ये बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है आपका, इन्वर्शन नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं कर रहा है, करेक्ट। ये जा रहा है और ये फिर आपका क्या हो रहा है, एक
प्लेनार मॉलिक्यूल बन जाता है। प्लेनार मॉलिक्यूल बन जाने के बाद फिर आपका OH आकर के इस प्लेनार मॉलिक्यूल में अटैक करता है और वापस से ये बन जाता है। तो जैसा आपका ये इनिशियल में था वही कॉन्फ़िगरेशन का आपका प्रोडक्ट भी बन जाता है इसमें, करेक्ट। तो यहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, करेक्ट, इन्वर्शन नहीं होता यहाँ पे। रिएक्टिविटी क्या है इसका, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टर्शियरी हैलाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड से प्राइमरी हैलाइड है ना, तो टर्शियरी हैलाइड यहाँ पर ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है आपका, टर्शियरी। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो यही फॉलो करेगा पहला रिएक्शन, है ना। देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इसलिए टर्शियरी हैलाइड जो है आपका ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं जो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड है ना। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, आपको एलाइलिक जो हैलाइड है आपको बताया गया था शुरू के स्लाइड्स में ही, है ना, शुरू के वीडियो क्लासेस में, कि एलाइलिक किसको बोलते हैं, विनाइलिक किसको बोलते हैं, जेमिनल किसको बोलते हैं, एंड विसिनल किसको बोलते हैं ना। उसको नहीं भूलेंगे आप, वो जरूरत पड़ता है क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी होता है आपको केमिस्ट्री में। तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टूवर्ड्स SN1। दो यहाँ पर आपका SN टर्शरी नहीं है, यहाँ पर ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में ही आता है। ये प्राइमरी में आता है, बेंजाइलिक आपका सेकेंड, दोनों ही प्राइमरी में आता है। तो उसके बावजूद भी ये SN1 को ही फॉलो करता है, क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म को देखेंगे तो यहाँ पर आपका कंजुगेशन डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके कारण वो डबल बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करता है, करेक्ट। सो इसीलिए वो SN1 को फॉलो करता है ना। मतलब जो कार्बोकेटाइन बना उसको जो कंजुगेशन डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट बन रहा है तो आपका SN1 ही फॉलो करेगा, करेक्ट। सो अगर मान लेते हैं कि कोई अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है ना, जिसका रिएक्टिविटी आपको पूछ रहा है हैलाइड के साथ क्या होगा, और RX जो है वो आपका दिया हुआ है। जैसे अभी जितना भी बात किए हम मान लेते हैं एक ही हैलाइड के साथ बात किए, ब्रोमीन के साथ ही बात किए सारा, SN1 SN2। आप चाहे SN1 हो या SN2 हो, अगर आप यहाँ पर हैलाइड को चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने मिथाइल आयोडाइड लिया, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड, और बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल फ्लोराइड, है ना। फ्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का पार्ट 3 खत्म होता है, करेक्ट। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका अगला पार्ट। थैंक यू।